हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, आज हम सॉल्यूशन जो है क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक में, तो बच्चों उसी का आज मैं थर्ड पार्ट बना रहा हूं। तो बच्चों इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाया था जिसमें आपका था मोलैरिटी सबसे रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन का पार्ट था वो करवाया था मैंने। इसके अलावा हेनरीज लॉ, उसके एप्लीकेशन और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाया था। सेकेंड वीडियो में बच्चों मैंने करवाया था आप लोग को रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर और उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो भी करवा दिया मैंने। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये सारा टॉपिक मैं बच्चों करवा चुका हूं आपको। तो जिन बच्चों ने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर बच्चों जरूर देख लो। आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो बच्चों क्या होता है कि देखो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। देखो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया जाता है कि जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसी टेम्परेचर को कहते हैं उसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे कि हिली एरिया सब में आपको पता होगा क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो वहां लिक्विड 100 डिग्री की बजाय हो सकता है 80 डिग्री 90 डिग्री पर ही जो है उसके कारण जो वेपर इतना प्रोड्यूस हो जाए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता होगा। तो उस कंडीशन में जो है उस हिली एरियाज में वो 90 डिग्री पर ही वाटर बॉयल करने लगता होगा। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया। द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid becomes equals to atmospheric pressure is called boiling point of liquid। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो अब देखो इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से किस तरह से रिलेशन आता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या था, हमारा प्योर सॉल्वेंट था। ठीक है, मान लो बेटा प्योर वाटर था जिसकी वेपर प्रेशर जो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था 100 डिग्री सी पे। ठीक है, लेकिन जैसे आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ऐड करा सॉल्वेंट में, तो अब क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब ज्यादा है और वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो कम है। तो हमें जो है लिक्विड का वेपर प्रेशर लाना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तभी तो लिक्विड हमारा बॉयल करेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, और हीट करना पड़ेगा। यानी कि उस कंडीशन में लिक्विड का टेम्परेचर अगर पहले 100 डिग्री था तब हो सकता है 102 या 103 डिग्री जाकर के उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। और इस तरह से क्या होगा बच्चों, पहले 100 पे बॉयल कर रहा था लिक्विड और अब वो 102 पे बॉयल करेगा, यानी कि 2 डिग्री जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो देखो बच्चों इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है बच्चों, देखो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है बच्चों इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन जैसे आपने उसमें कुछ सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है ना बच्चों। तब मान लो बेटा सॉल्वेंट का ये था तो ये थोड़ा सा कम हो जाता सॉल्यूशन का, देन सॉल्यूशन को हमें और ज्यादा हीट करना पड़ा और तब जाकर के इसका जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कब हुआ, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट पर। तो दिस इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके लिए बहुत सिंपल रिलेशन आता है कि अगर बेटा जी मैंने डेल्टा टीबी ले लिया, अगर मान लो इसकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन का। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो मोलैरिटी आप जानते होंगे। ठीक है बेटा, और ये जो केबी है हमारा इसको कहते हैं हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, ये होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो बच्चों इसको कहीं कहीं पर एब्रोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है, आप देख लेना। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा कि हमें अगर क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, तो बच्चों उसमें क्या करेंगे, मोलैरिटी को क्या लिखते हैं हम लोग, WB कैपिटल MB इंटू 1000 अपॉन में WA, है ना बेटा। जहां WB क्या होता है, सॉल्यूट का मास, ये होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉरी बच्चों देखो B फॉर सॉल्यूट, ठीक है ना। तो WB क्या होगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट, ये होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WA क्या होगा हमारा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो इससे आ जाएगा हमारा डेल्टा टीबी। ठीक है ना, और जब डेल्टा टीबी आ जाएगा बच्चों तो उससे हम लोग क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे कि कितना फाइनल बॉइलिंग पॉइंट होगा। कैसे, तो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होगा, उसमें इस डेल्टा टीबी को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या करेंगे बच्चों, मैं बाकी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बच्चों पहले एक बार खत्म कर लेता हूं, फिर रिलेटेड न्यूमेरिकल सबसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों इससे रीजनिंग क्वेश्चन ये आता है कि जो हिली एरियाज होती है वहां पर जो गाड़ियां होती हैं या जो काफी कोल्ड कंट्रीज होती है जहां पर कि रात का टेम्परेचर जो है बिलो 0 डिग्री चला जाता है, तो वहां की कार की जो रेडिएटर होती है उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो सब का कारण क्या है बच्चों, तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। होता क्या है बच्चों कि जब भी हम किसी भी लिक्विड की हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो सॉलिड बनता है, ठीक है, तो वो होता है बच्चों उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसका भी डेफिनेशन बच्चों इसी तरह से है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर व्हेन इट इज इन सॉलिड फेज। ठीक है, यानी कि जिस वेपर प्रेशर पे सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर फेज सेम आ जाए उसी को कहते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि वाटर का बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जो वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो जब वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, तो अगर मान लो उसमें कुछ भी सॉल्यूट हमने डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और कम होने के बाद उसका वेपर प्रेशर जो है वो सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा, और इसी तरह से क्या होता है बच्चों कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों थ्योरेटिकली बात, और प्रैक्टिकली यही होता है बच्चों कि जब भी किसी वाटर या किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी कि हिली एरियाज में जो कार ले जाके जाएगा उसके रेडिएटर में क्या होता है बच्चों, पानी होता है, तो रात का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से नीचे आ गया तो हो सकता है कि वो पानी फ्रीज कर जाए, और उस कंडीशन में आपको पता ही है कि आइस का वॉल्यूम जो है वाटर से ज्यादा है तो रेडिएटर को फोड़ सकता है, तोड़ सकता है ना, तो वो आइस ना बने इसलिए क्या किया जाता है उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है जो उस लिक्विड की फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों। देखो ये था सॉल्यूशन और ये था हमारा लिक्विड सॉल्वेंट, है ना बच्चों, तो ये बेटा वेपर प्रेशर है इसका। ठीक है, तो देखो ये था इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों ग्राफ जो है बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है, आप लोग वहां से लिख लेना। ठीक है, तो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा अगर मान लिया मैंने कि डेल्टा टीएफ है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का, तो हम लिखेंगे बच्चों कि डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू क्या होगा, केएफ इनटू मोलैलिटी। ठीक है बच्चों, तो ये जो केएफ है इस केएफ की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है, इसको क्या कहते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों केएफ जो होता है इसको कहते हैं हम लोग मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा जैसे वाटर के लिए होता है 1.86, तो ये जो केएफ की वैल्यू है वो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया बच्चों। तो ये केएफ को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेटा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने बेटा सेकेंड और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लिया। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट, वो है बेटा टॉपिक हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो देखो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सबसे इजी है इसमें जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और सबसे ज्यादा यूजफुल भी है। ठीक है, बल्कि मैं आपको एडवांस में एक क्वेश्चन बताता हूं, आपसे पूछा जाएगा यही चीज कि ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों प्रेफर किया जाता है बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, सो दैट ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वो फाइंड कर सके। ठीक है बच्चों, तो उसका जवाब दूंगा बच्चों, तो पहले शुरू करते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है फोर्थ, ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बच्चों इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीजें हम लोग पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, तो अगर मान लो बेटा फर्ज कर लो कि आपके पास जो है एक तरफ जो है हनी है जो काफी गाढ़ा होता है, एक तरफ जो है वो पानी है जो कि पतला होता है। अगर दोनों के बीच में आपने एक पार्टीशन दे रखा है, ठीक है, तो पार्टीशन देने के बाद अगर आप थोड़ा सा पार्टीशन को ऊपर कर दो, ठीक है, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि जितनी देर में 5 ग्राम हनी राइट साइड में जाएगा, हो सकता है उतनी देर में मैक्सिमम दूध जो है, या दूध जो पानी जो हल्का लिक्विड है वो दूसरी तरफ चला जाए। ठीक है ना,
तो यही होता है बच्चों लगभग ऑस्मोसिस। लेकिन वहां पर वो क्या होता है, पार्टीशन मेंटेन रहता है, ठीक है। उसको कहते हैं बच्चों सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। होता क्या है बच्चों को, जैसे कि मान लो एक तरफ क्या होता है हमारा हाई डेंसिटी लिक्विड, एक तरफ होता है हमारा लो डेंसिटी लिक्विड, ठीक है। तो आपको पता है कि लो डेंसिटी लिक्विड जो है ज्यादा स्पीड से जाएगा और हाई डेंसिटी लिक्विड जो है वो बहुत ही कम स्पीड से आएगा, है ना, क्योंकि वो हाई डेंसिटी है ना। और ये जो बेटा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है उसको आप समझ सकते हो, ये सब के सब क्या है, बहुत पतला पतला होल वाला फिल्टर पेपर है, ठीक है बेटा। तो ऐसे में हम लोग मान के चलते हैं कि ओवरऑल जो है लो डेंसिटी लिक्विड जो है वो हाई डेंसिटी लिक्विड की तरफ जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया कि ऑस्मोसिस, अगर बच्चों इसको डिफाइन करना होगा तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे बच्चों, ऑस्मोसिस को द प्रोसेस in which low density liquid flows towards the high density liquid through semi permeable membrane, through semi permeable membrane, ठीक है ना बच्चों। तो क्या होता है बच्चों मैंने बोल भी दिया, जिसको अगर इसमें कोई वर्ड क्लियर नहीं नजर आए तो सुन करके भी बच्चों इसको लिख लेना, ठीक है। कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना बच्चों। क्लियर हो गया। तो जैसे मान लो बेटा पूछा जाता है कि फ्रूट वेंडर्स होते हैं या वेजिटेबल्स वेंडर्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, पानी को छींटे मारते रहते हो अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे, ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो होता है क्या बच्चों, समर में क्योंकि वहां पर डिहाइड्रेट हो जाता है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी अगर ऊपर से वो देंगे तो बाहर पानी है जो लो डेंसिटी है, अंदर में जो मान लो फ्रूट या वेजिटेबल जूस है जो हाई डेंसिटी है, तो बाहर से पानी कुछ अंदर चला जाएगा। इससे क्या होगा, वो वेजिटेबल्स या फ्रूट जो है वो कुछ फ्रेश दिखेगा, ठीक है बच्चों। तो ये होता है बेटा ऑस्मोसिस, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि ये तो समझ में आ गया आपकी कि ये जो है हमारा ऑस्मोसिस अपने आप होता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप होता रहता है ऑस्मोसिस। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, ठीक है, तो बेटा अल्टीमेटली क्या आप समझ रहे हो, ऑस्मोसिस का मतलब है लो डेंसिटी लिक्विड हाई डेंसिटी की तरफ जा रहा है, तो आप चाहते हो कि ये रुक जाए, तो उसके लिए आपको प्रेशर किस साइड लगाना पड़ेगा, तो हाई डेंसिटी लिक्विड साइड में, है ना। तो हाई डेंसिटी लिक्विड साइड में अगर आप इतना ही प्रेशर लगाते हो जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, तो उस प्रेशर को कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। The pressure applied in high density liquid side to stop osmosis is called osmotic pressure, ठीक है बच्चों। तो बच्चों लिख लो बच्चों, जो बच्चे लिख सकते हो बेटा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहेंगे बच्चों, तो चलो मैं भी लिख देता हूं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन, the pressure applied in high density liquid side, in high density liquid side to stop osmosis, is called osmotic pressure, is called osmotic pressure, ठीक है बच्चों, is called osmotic pressure। तो बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चों कि पीवी होता था हमारा nRT, तो P को क्या लिखते थे, N/VRT, जिसको आप लिखते थे CRT, है ना। तो P होता था हमारा CRT। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस बुक में कि नॉर्मल प्रेशर जो गैस के लिए यूज किया जाता था और अब हम लोग लिक्विड के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस P की जगह पर वो कहता है कि आप यूज कर लो, चलो यहां तो रहने देते हैं, ठीक है, ताकि समझ सको
इस P की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं बच्चों पाई, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, CRT, जहां पाई को कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। C क्या होगा बेटा, मोलैरिटी, दिस इज योर मोलैरिटी। और R की वैल्यू क्या होता है, गैस कांस्टेंट, है ना। और T क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, R की वैल्यू आप लोग को पता होगा क्या होता है, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, है ना। कुछ इस तरह से होता है बेटा यूनिट। या फिर 0.083 जब प्रेशर को ले लेंगे एटमॉस्फेयर की जगह पे बार, ठीक है ना बच्चों। तो ये आता है बेटा हमारा, ठीक है। तो ये आ गया बेटा जी हमारा, ठीक है। ये क्या होता है, मोलैरिटी। C क्या होता है बेटा, मोलैरिटी, जो होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है बच्चों। तो ये होता है बेटा जी जो बहुत ही आसान होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आप इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले क्वेश्चन बोला था मैंने कि बच्चों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड टू मेजर द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर को ही क्यों प्रेफर किया जाता है टू मेजर द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। तो उसका बच्चों क्या है, बहुत ही सिंपल है इसका एक्सप्लेनेशन। देखो क्या होता है बच्चों कि बेटा फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था आपका, आपको याद होगा बच्चों, ये था PA0 माइनस PA बाय PA0 इक्वल्स टू क्या था, XB, है ना बच्चों। तो दूसरा क्या था हमारा, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलैरिटी। थर्ड था बेटा डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैरिटी। तो आप नोटिस कर रहे हो बेटा, इसमें भी हम लोग चेंज इन प्रेशर, इसमें चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना बच्चों। तो हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी चीज की चेंज जब मेजर करोगे तो उसमें एरर आना जो है स्वाभाविक है, ठीक है बच्चों। तो उसमें एरर आ सकता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो एक तो ये डिफरेंस बता सकते हो। दूसरा कह सकते हो कि सर देखो हमारे पास क्या है कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर चाहिए, और इसके लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए लैब में, है ना। तो हर जगह जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम इजीली जो है हाई टेम्परेचर और हाई और वेरी लो टेम्परेचर जो है हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, जबकि ये हर एक टेम्परेचर पे हो सकता है, खासकर रूम टेम्परेचर पे भी ये हो सकता है, ठीक है बच्चों। अगर तीसरा डिफरेंस कहना हो तो आप कह सकते हो सर देखो अगर हमें मोल्स पता हो तो सीधा इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे, ग्लास में डालेंगे, हो गया। वॉल्यूम मेजर करना आसान है ना। तो मोलैरिटी मेजर करना आसान है, जबकि मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ये सब मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इन सभी चार कारणों के कारण क्या होता है बच्चों कि हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हैं ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू मेजर द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है बच्चों, कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो बेटा अब आता है हमारा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों क्या होता है कि अगर दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको कहते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर दोनों का सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है तो जिसका ज्यादा है उसको कहेंगे हाइपरटोनिक, जिसका कम है उसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक, ठीक है बच्चों। तो लिख सकते हैं हम लोग यहां पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो लिखेंगे टू सॉल्यूशंस having same osmotic pressure are called isotonic solution, ठीक है बच्चों। ये होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे बच्चों क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सेल है वो 0.9 ग्राम पर ml 0.9 ग्राम पर ml NaCl के साथ आइसोटोनिक है। मतलब हमें जो सेलिन चढ़ाया जाता है, जो देखते हो पानी चढ़ाया जाता है लोगों को, है ना,
तो उसमें बच्चों NaCl की कॉन्सेंट्रेशन लगभग यही रखनी होती है, ठीक है, ना तो इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। क्यों, तो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों कि दो का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइसोटोनिक। फिर बच्चों मैंने बताया था कि अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, ठीक है, तो जिसका ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर उसको कहते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है ना। तो हाइपरटोनिक कौन होगा बच्चों, जिसमें कह सकते हो मोर प्रेशर, और दूसरा क्या होगा बेटा, ये हाइपर है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हो गया बेटा हाइपोटोनिक, ठीक है। ये क्या हो गया, लेस प्रेशर, ठीक है बेटा। जिसके पास ज्यादा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ठीक है, जिसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो उसको कहेंगे हाइपरटोनिक, जिसमें कम हो उसको कहेंगे हम लोग हाइपोटोनिक, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों इसमें ये कहोगे कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर की बजाय हमारे पास जो है ये फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT। तो अगर दोनों सॉल्यूशन जो है सेम प्लेस पे रखा हुआ है, टेम्परेचर सेम होगा, R सेम होगा, ठीक है ना बच्चों। तो दो सॉल्यूशन का बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कब होगा, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे कि मान लो बेटा मैंने कहा आपको कि हमारा ब्लड सेल जो है वो 0.9 ग्राम पर ml NaCl के साथ आइसोटोनिक है, ठीक है। तो अगर मान लो इसको हम अपने ब्लड सेल को हमने इंजेक्ट कर दिया एक ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी है बच्चों मान लो 0.9 से ज्यादा है, ठीक है, मान लो 1 ग्राम पर ml है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, वहां ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्यों होगा ऑस्मोसिस, क्योंकि लो डेंसिटी लिक्विड जो है हाई डेंसिटी की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि हमारे ब्लड सेल से फ्लूइड निकल करके बाहर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्लड सेल जो है वो चिपक जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा प्रॉब्लम आता है बच्चों कि अगर अपने सॉल्यूशन को हमने क्या किया कि एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसमें कि हमने ब्लड सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जहां पर कॉन्सेंट्रेशन मान लो बहुत ही कम था, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, बाहर से लिक्विड जो है अंदर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जो कम डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ हमेशा फ्लो करता है। तो अब जैसे मान लो बच्चों जो इंसान ज्यादा नमक खाता है, ठीक है बच्चों, तो जो ज्यादा नमक खाएगा बच्चों तो उस कंडीशन में उसके ब्लड सेल में ऑटोमेटिकली NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तो बाहर से जो भी वाटर होगा वो क्या होगा, फ्लूइड उसके अंदर आ जाएगा, ब्लड सेल के अंदर आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड सेल जो है स्वेल कर जाएगा, ठीक है, काफी जो है तो सूजन आ जाएगी उसको। इस तरह की प्रॉब्लम को कहते हैं बच्चों एडिमा, ठीक है। एडिमा एक प्रॉब्लम होता है जो जनरली वो उसको होता है जो ज्यादा नमक खाता है, ठीक है, क्लियर होगा बच्चों। अब इसके अलावा जैसे देखते होगे बच्चों आप लोग जो है अगर कहीं भी घर में देखते होगे कि अचार बनाया जाता है, जैसे कि मान लो आम का ही अचार बनाया जा रहा है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि आप लोग नोटिस करते होंगे कि आम पर क्या किया जाता है, आम के टुकड़े करके उसमें क्या किया जाता है, नमक डाल दिया जाता है, ठीक है, और उसको धूप में रख देते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे नमक हमने आम के ऊपर में डाल दिया तो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बाहर बहुत ज्यादा है और अंदर ना के बराबर है। तो क्या होगा बच्चों, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ क्या होगा, फ्लूइड सब का सब बाहर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आम में से सारा का सारा फ्लूइड बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब आम में कोई भी फ्लूइड रहेगा ही नहीं, है ना, और जो बाहर निकला धूप में वो सूख जाएगा। तो क्या होता है कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो मॉइस्चर के कारण ही होता है। तो सारा मॉइस्चर क्या किया, NaCl ने निकाल दिया। इस तरह से क्या होता है बच्चों कि ये जो है पिकल वगैरह जो बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारा एग्जांपल हो गया बच्चों इसी का, ठीक है। तो देखो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों ऑस्मोसिस के बाद आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसको बच्चों RO सिस्टम भी कहते हैं, जो आपके घर में लगा होगा, ठीक है, वो किस तरह से काम करता है बच्चों उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और NCERT ने बजाते इसके लिए बेटा एक डायग्राम भी बना रखा है, शायद आप लोगों ने वो डायग्राम देखा होगा, इस तरह का आता है। यहां से बेटा दे रखा है ट्यूब, जो पानी आपको फ्रेश वाटर जो अच्छी वाटर यहां मिलती है, ये बीच में होता है बच्चों SPM, इसको कहते हैं SPM, और यहां से बच्चों होता है हमारा मान लो कि, ठीक है, यहां पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं ग्रेटर देन पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, ठीक है बच्चों।
तो होता क्या है बच्चों, एक बार मैं समझा देता हूं आप लोग को। देखो बेटा, ये क्या होता है हमारा, अगर हमने क्या किया, ये है हाई डेंसिटी लिक्विड है ना, और इधर है हमारा लो डेंसिटी लिक्विड या फिर प्योर वाटर, और ये है इम्प्योर वाटर, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, अगर बच्चों हमने क्या किया कि प्रेशर जो हमने अप्लाई किया, अगर वो प्रेशर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों, याद है आपको कि ऑस्मोसिस में क्या होता था कि अपने आप ये लो डेंसिटी वाला लिक्विड हाई डेंसिटी की तरफ जाता था, फिर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर लगाया तो ये फ्लो रुक गया, ठीक है। अब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, ये हाई डेंसिटी साइड से लिक्विड जो है ये लो डेंसिटी के थ्रू जो है, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो डेंसिटी लिक्विड की तरफ आ जाता है, मतलब प्योर वाटर इधर मिलेगा, प्योर वाटर हम लोग यहां से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों एक चीज ये भी पूछा जाता है कि एसपीएम में बताओ किस मटेरियल को यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि सर एक जो मटेरियल यूज होता है वो होता है हमारा सेल्यूलोज एसीटेट, ठीक है। तो पूछा जाता है बच्चों कि ये डायग्राम क्या है, तो कह दोगे कि ये डायग्राम दिखाता है रिवर्स ऑस्मोसिस को। कहेगा इसका कहां यूज होता है, तो कहोगे फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। कहेगा राइट द नेम ऑफ एसपीएम, तो क्या कह दोगे, सेल्यूलोज एसीटेट, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों इसका पार्ट, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट बेटा एक और छोटा सा पार्ट बना देंगे, जिसमें से ना हम सारा का सारा जो है वेंट ऑफ फैक्टर और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करेंगे, और कुछ जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में बच्चों क्वेश्चन है जो डेल्टा टीबी से रिलेटेड है या फिर दूसरे टॉपिक सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, उन सभी क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो चाहता हूं छोटा बनाऊं ताकि आप लोग जो है पूरा वीडियो देख सको, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।